हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा कवर कर लेंगे। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में पूरा 25 क्वेश्चन वो भी कवर कर लेंगे। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों हैं, और अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो 100% गारंटी कि यहाँ से आपके पेपर में जरूर सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इन सवालों को, इन प्रश्नों को 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे इनको कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से यहाँ पे आप देख पा रहे और यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने पहला सिंपल है और सिंपल क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता होगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने से पहले आपको ऐसे हेडिंग बना लेना है, भारत का संविधान। तो लिखेंगे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। बहुविकल्पी में भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को सभी जानते हैं। ठीक है, और संविधान सभा के अगर अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 8 अगस्त यानी 8/8/1914 को जो है 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें कुछ ऐसे नारे दिए गए थे जैसे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसी में करो या मरो का नारा भी दिया गया था। डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज कौन था। तो यहाँ पे बात करें मेगास्थनीज के बारे में तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। यूनानी का मतलब होता है, यूनान एक देश है, यूनान में रहने वाले लोगों को यूनानी कहा जाता है। जैसे हम भारत के लोग हैं तो हम लोगों को भारतीय कहा जाता है, ऐसे ही यूनान के रहने वाले लोगों को यूनानी कहा जाता है। तो यूनानी राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य सम्राट भेजा। कौन था? सेल्यूकस निकेटर मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने जो है भारत के बारे में इंडिका पुस्तिका जो है, इंडिका जो पुस्तिका है उसकी रचना की है मेगास्थनीज ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हड़प्पा में अमेरिकी दल का उत्खनन कब हुआ था। तो हड़प्पा में अमेरिकी दल द्वारा उत्खनन, ये गलत यहाँ पे लिखा है, ये 1986 होगा। ठीक है, 1986 में अमेरिकी दल ने उत्खनन किया था। ठीक है, नेक्स्ट गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पे कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। आपको बता दें कि यहाँ पे लिखने के तरीका देख लीजिए, ऐसे पूरा सेंटेंस बना के लिखिए। हेडिंग बना लीजिए कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम, तो महावीर स्वामी बचपन का नाम वर्धमान हो जाएगा। इस प्रकार से लिख देंगे तो परफेक्ट हो जाएगा, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा देखने में, पूरा नंबर आप यहाँ पे दे देगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए बढ़िया से आप हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, और 2 विशेषताएं पूछा है, जितना पूछा जाए उतना लिखिए। 2 पूछा है 2 ही लिखिए। ठीक है, तब भी पूरा नंबर मिलेगा क्योंकि उतना पूछा ही गया है। तो पहला इसमें लिखेंगे नगर नियोजन। नगर नियोजन का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगर नियोजन पर आधारित थी, यानी वहां पे जैसे आज नगर होते हैं, आज के शहर होते हैं, ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सड़कें जो थी ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है सड़कें जब समकोण पर काटती हैं। ठीक है, सड़कें जो होती है समकोण पर काटती हैं, उसे ग्रिड पैटर्न के नाम से जाना जाता है। नालियां, कुआं आदि की व्यवस्था अच्छे से वहां पे बनी थी। तो इस प्रकार से आप इसमें ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है व्यापार और शिल्प। व्यापार और शिल्प की बात करें तो यहाँ पे व्यापार अच्छे से होता था, शिल्प यानी कढ़ाई उढ़ाई जो होता था वो भी उस टाइम पे वो अच्छे तरीके से बनाई जाती थी। तो ये 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी विशेषताएं हैं और भी लिख सकते हैं, आपको डिपेंड करता कि आप कैसे तैयारी किए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। दो भाई थे हरिहर और बुक्का, 1336 में किए थे। आपको बता दें कि यहाँ पे ऐतिहासिक जो तिथियां पूछा जाता है ना, ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। 1336, थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दूं आपको। तो मान लीजिए आप किसी की तारीफ कर रहे हैं और तारीफ में दो लाइन कह रहे हैं कि भाई तेरा कमर ना 36 इंच का है, तेरा कमर 36 इंच। तो तेरा जो कमर है वो कितने इंच का है? 36 इंच का। तो तेरा मतलब 13, यानी 1336 में क्या हुआ था, मान लीजिए हरिहर ने बुक्का से कहा भाई तेरा कमर 36 इंच का है, तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के स्थापना के बारे में बात करें तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो यहाँ पे बंगाल में भूमि का अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के ने जो है इन्होंने शुरू किया था। तो किसके शासन काल में शुरू हुआ था? अगर आपसे पूछ ले कि अस्थाई बंदोबस्त किसके शासन काल में शुरू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के 1793 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन। तो आइए बात करते हैं यहाँ से। अब तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो जैन धर्म की अगर त्रिरत्न की बात करें तो देखिए ऐसे हेडिंग बना लेंगे, जैन धर्म के त्रिरत्न, और लिखेंगे सम्यक ज्ञान। ठीक है, यानी सही ज्ञान होना, और सम्यक मतलब सही। ठीक है, दर्शन मतलब आपका जो है दृष्टिकोण, नजरिया कैसा है देखने का, तो सम्यक दर्शन यानी सही दृष्टिकोण, सही नजरिया आपका, और सम्यक चरित्र यानी सही आपका आचरण। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये तीन जो है त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं जैन धर्म के। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज की पुस्तक लेखक महात्मा गांधी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं बताइए। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं बतानी है। पहला पॉइंट ये है, ऐसे हेडिंग बना लेंगे और इसके बारे में लिखेंगे। पहला पॉइंट है लिखित संविधान। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, यानी भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। ठीक है, दूसरा है संघात्मक प्रणाली। संघात्मक प्रणाली का मतलब यह होता है कि यहाँ पे संघीय ढांचे पर आधारित होता है। कहने का मतलब होता है इसमें केंद्र सरकार होती है। ठीक है, केंद्र सरकार होती है, इसमें राज्य सरकार होती है, और ये मिलकर काम करते हैं, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे इसे संघात्मक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है यहाँ सभी धर्मों को समान माना गया है। भारत में देखा जाए बहुत विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता जो है, इसका मतलब ये होता है कि भारत के संविधान की नजर में कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। संविधान की नजर में सभी धर्म कैसे हैं? समान हैं। तो ये पॉइंट आप ले सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषता में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत में हड़प्पा स्थलों की सूची बनाइए। तो भारत में जो हड़प्पा स्थल है इनकी सूची में देख लीजिए। पहला तो आपका हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है, जो पंजाब में पड़ता है, और आपको बता दें जानकारी के मुताबिक पंजाब पाकिस्तान का है। ठीक है, ये जो है आपका ये पाकिस्तान का है, ठीक है, पाकिस्तान का है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में पड़ता है, ये भी पाकिस्तान में है। चानुहोदड़ो सिंध प्रांत में पड़ता है, ये भी पाकिस्तान में है। तो मतलब ये है कि यहाँ से लेकर ऊपर जो 3 हैं ये पाकिस्तान में है। तीनों कहाँ पे हैं? पाक में लिख रहा हूँ, पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा गुजरात में लोथल है। लोथल इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, यहाँ पे जो 3 ये हैं ये आपके मानचित्र में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको मानचित्र में भर के दिखा दूँ लोकेशन कहाँ पे हैं, तो आप इस प्रकार से जो है इसे इस प्रकार से ऐसे देख पाएंगे। ठीक है, एक समथिंग इस प्रकार से फ्लो मैप बना लेते हैं, आधा ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुजरात है, तो ये वाला क्षेत्र क्या हो गया आपका? गुजरात हो गया। ठीक है, और ये बगल में राजस्थान हो गया, और जो है आपका धौलावीरा लोथल दोनों कहाँ पे? गुजरात में है, और कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में है। ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे, तीनों आपका पेपर में आ सकता है।
क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के धम्म के बारे में पूछा जाएगा सवाल। तो अशोक के धम्म के बारे में लिखेंगे, अशोक के धम्म का उद्देश्य सभी धर्म को समान जो है करना, ये अशोक का धम्म कहता है। नेक्स्ट है इसमें अहिंसा का पालन करना, ठीक है, और सामाजिक एकता स्थापित करना, ये अशोक के धम्म सिद्धांत हैं। कहने का मतलब ये है कि अहिंसा पालन करने का मतलब ये कि हमें हिंसा नहीं करनी है और सामाजिक एकता स्थापित करनी है, यानी समाज में हमें मिलकर रहना है, प्रेम भावना से रहना है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, अपने तरफ से कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे समाज में किसी को कोई दुख ना हो, ठीक है। ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट आपके सामने है, अलवार और नैनार संत क्या हैं? अलवार और नैनार संत क्या हैं, आइए इनको समझते हैं। तो देखिए, जो अलवार संत हैं ये विष्णु भक्त के संत हैं, ठीक है, विष्णु भक्त संत हैं, तमिल भाषा में जो है भक्ति गीत गाते हैं। तो जो अलवार हैं ये विष्णु भक्त के संत हैं और तमिल भाषा में ये भक्ति गीत गाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर नए नार की बात करें तो ये शिव भक्त हैं, जो नए नार हैं ये शिव भक्त हैं, जो अलवार है ये विष्णु भक्त हैं, ठीक है। तमिल भाषा में ये भी भक्ति जो है रचनाएं गाते रहते हैं, बस अंतर इतना है कि ये शिव के भक्त हैं, सॉरी विष्णु के भक्त हैं और ये शिव जी के भक्त हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, मुगल काल में परगना क्या है? तो मुगल काल में परगना की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए परगना प्रशासनिक इकाई होती थी, ठीक है। मुगल काल में मुगल काल से ही परगना चली आ रही है। तो ऐसी जो प्रशासनिक इकाई थी इसमें गांव शामिल होते थे। इसका प्रबंध एक सिकदार और अमीन करते थे। ये यहाँ पे सिकदार और अमीन होते थे, वो जो है इनका देखरेख करते थे, प्रबंधन करते थे, मैनेजमेंट करते थे। तो प्रशासनिक इकाई होती थी कौन? परगना, जहाँ पे कई सारे गांव शामिल होते थे और उसका जो प्रबंधन है वो सिकदार और अमीन करते थे, ठीक है। क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की सफलता के कारण क्या है? तो बौद्ध धर्म सफल क्यों हुआ, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, सरल और व्यवहारिक उपदेश देना। सरल और व्यवहारिक, जैसे मान लो आपको मैं अगर आसान शब्दों में सरल भाषा में समझाऊं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे किताबी भाषा में उठा के लाकर यहाँ पे रख दूं और फिर मैं पढ़ के सिर्फ सुना तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए, कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपको समझ में आना चाहिए, तो आप जो है अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि सरल और व्यवहारिक उपदेश है, यानी बौद्ध धर्म में कैसा उपदेश देते थे? सरल होता था और व्यवहारिक होता था। आपके जीवन में जीवन में उसका महत्व होता था, उसका संस्कार, उसका आचरण, उसका व्यवहार, कहीं न कहीं आपके सामाजिक जीवन में उसका महत्व होता था। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समानता और अहिंसा का प्रचार करना। हमें समाज में रहना है तो समानता बना के रखनी है, सब लोग समान हैं। अहिंसा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई ऐसी हरकत नहीं करना जिससे समाज को कोई दुख हो। तो कहने का मतलब ये है कि सरल और व्यवहारिक उपदेश देना और समानता और अहिंसा का प्रचार करना, ये इसका सफलता का कारण माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, सूफीवाद की दो विशेषताएं बताइए। सूफीवाद की दो विशेषताओं की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, ईश्वर से प्रेम और भक्ति पर बल देना, ये सूफीवाद के संत मानते थे। ईश्वर से प्रेम करिए और भक्ति पर बल दीजिए, ठीक है। दूसरा है सभी धर्मों और जातियों को समान मानना, ये सूफीवाद के संत मानते थे, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट लिख सकते हैं। आगे है, इब्न बतूता दिल्ली कब मतलब पहुंचा था, यानी इब्न बतूता का दिल्ली में आगमन कब हुआ था? तो देखिए, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, ठीक है, मोरक्को का ये मोरक्को है, ठीक है। इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का एक यात्री था। मोरक्को एक देश पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा मैं आपको महसूस कराऊं मोरक्को कहाँ पे है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, इस प्रकार से ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे साइड में मोरक्को देश दिखाई देगा, ठीक है। मोरक्को एक देश है। तो मोरक्को में जो है इब्न बतूता मोरक्को से आया था। यह व्यापार और यात्रा के उद्देश्य से भारत आया था। किस लिए? व्यापार और यात्रा के लिए, ठीक है। दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में शामिल हुआ था। तो दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में शामिल हुआ कौन? इब्न बतूता, पहने जूता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट है लिंगायत क्या होती है? तो लिंगायत अगर बात करें इसमें
तो लिंगायत एक धार्मिक समुदाय है। लिंगायत क्या है? एक धार्मिक समुदाय है। यह शिव भक्ति पर आधारित है। किस पर? शिव भक्ति पर। ठीक है। आगे है, यह पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं। लिंगायत के जो लोग हैं क्या है? धार्मिक समुदाय के लोग हैं जो शिव भक्ति पर आधारित है और ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। कौन? लिंगायत के लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के दो बंदरगाह बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के दो बंदरगाह ले सकते हैं। एक तो आपका जो है लोथल है जो कि गुजरात में है, एक सुतकागे डोर है जो कि बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है, सुतकागे डोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद आपके पास 48 क्वेश्चन नंबर है, खानकाह क्या है? अगर खानकाह की बात करें तो सूफी संतों को रहने और भक्ति साधना का स्थान जो है वो खानकाह कहलाता था। कहने का मतलब कि जो सूफी संत होते थे वो ईश्वर का ध्यान लगाते थे। जिस जगह बैठकर, जिस स्थान पर बैठकर ध्यान लगाते थे उस स्थान को खानकाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूफी मत की दो विशेषताएं बताइए। तो सूफी मत के यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट हो गया है दोस्तों, और बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ऐसे भी ध्यान रखेंगे। सूफी मत के दो विशेषताएं बताइए। तो ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत संबंध का मतलब है कि ईश्वर के साथ जुड़ जाइए। ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए। ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे का संबंध बनाना। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब ये होता है कि हमें अपने धर्म को मानना है और प्रचार प्रसार करना है। ठीक है। और भाईचारे का संदेश अपनाना है। इस प्रक्रिया को हम सूफी संघ के जो विशेषताएं हैं उसको समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है यहाँ बात करें तो इनके महावीर स्वामी के जन्म के बारे में बात करें तो जो है 540 ईसा पूर्व हुआ था, वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। लेकिन ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने अहिंसा और सत्य और अपरिग्रह पे जो है उपदेश दिया था। अहिंसा मतलब मारपीट नहीं करना है, सत्य बोलना है। अपरिग्रह मतलब कि कहीं कहीं हमें समाज के हित के लिए बारे में काम करना है, समाज के लिए काम करना है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। पीडीएफ के लिए जो है आपको एक मोबाइल नंबर बता दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। आप उसमें मैसेज कर सकते हैं 83 82 92 47 99। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।